अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये दुनिया के कुछ बड़े प्रभावशाली देश हैं जिन्होंने हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 79th सेशन के अंदर अपनी स्पीचेस दी और इन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बार फिर से बिड किया है कि जर्मनी, जापान और भारत जैसे देशों को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया जाना चाहिए। आखिरकार यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल इतनी जरूरी क्यों है, जो इतने बड़े बड़े देश इंडिया, जर्मनी और जापान जैसे देशों के लिए बिड कर रहे हैं? इंडिया का यूएनएससी में होना क्यों जरूरी है? परमानेंट मेंबर बनने के बाद क्या ताकतें मिलती हैं और इंडिया का परमानेंट मेंबर बनने में चैलेंजेस क्या क्या खड़े हो रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यूएनएससी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप कैसे मिल सकती है और इंडिया इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है। दोस्तों अगर हम यूएनएससी की ही बात करें तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी शुरुआत ईयर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी होने के बाद हुई थी। इसका मकसद है कि ग्लोबल पीस को एस्टैब्लिश करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ग्लोबल पीस मेंटेनेंस पर काम किया जाता है। इसी के तहत यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी आती हैं जो दुनिया में कहीं पर भी जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है वहां पर रेजोल्यूशन के लिए जाती हैं ताकि वहां पर पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके। और इस यूनाइटेड नेशन की बॉडी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है और चाइना भी है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स आती हैं जैसे कि वीटो पावर, यानी कि किसी मसले को यूएन के अंदर उठाया जाना है या नहीं, उस पर डिस्कशन होगा या नहीं, उसकी वीटो पावर भी इन 5 देशों के पास आ जाती है। और इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 15 के करीब नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है 2-2 सालों के लिए। भारत भी हाल ही में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे अपनी भूमिका निभा चुका है और भारत का टेन्योर भी काफी खास रहा। अब बात ये आती है कि भारत को यूएनएससी का मेंबर क्यों होना चाहिए, तो इसकी कुछ बहुत बड़ी बड़ी वजहें हैं। पहला तो ग्लोबल क्लाउड इस वक्त इंडिया के साथ है, चाहे अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज हों, चाहे भूटान के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हों, ये सब बिड कर रही हैं कि इंडिया परमानेंट मेंबर के तौर पे एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए यूएनएससी के अंदर। और उसी ही के साथ अगर हम कुछ फैक्ट्स और डेटा को भी कंक्लूड करें तो इंडिया की जो दावेदारी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त भारत में रेजाइड करती है, हमारी इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और साथ ही में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया इज ऑल्सो दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारे देश में चुनाव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है और एक चुनावी प्रक्रिया के तहत हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल बॉडीज में। तो उस हिसाब से भी देखें तो इंडिया की जो दावेदारी है ये काफी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन इंडिया के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं जिसे इंडिया को पार करना है। दोस्तों इंडिया को अगर यूएनएससी के अंदर एक परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके लिए यूएनएससी के अंदर कुछ बड़े रिफॉर्म्स होने की जरूरत है जिसकी लगातार इंडिया भी बात करता आ रहा है। अगर हम यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप की बात करें तो इसके लिए इंडिया को 2/3 यानी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए रहेगी, यानी कि यूएन के 193 मेंबर्स में से 129 मेंबर्स को इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, जहां तक ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और कैच है और वो कैच ये है कि 5 परमानेंट मेंबर्स को भी इंडिया की दावेदारी को अप्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन पाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके ये 4 देश चाहते हैं कि इंडिया परमानेंटली यूएनएससी का मेंबर बन जाए, लेकिन चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो हिस्टोरिकली इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को अपोज करता आया है। इसके पीछे की वजह बिल्कुल ही साफ है। चाइना एशिया से इकलौता परमानेंट मेंबर है और वो नहीं चाहता कि उसके अलावा एशिया में एक दूसरी डोमिनेंट पावर खड़ी हो जाए जो उसका मुकाबला करे और यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर के तौर पे एस्टैब्लिश हो जाए। हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिसे इंडिया चाहता है कि उन्हें यूएनएससी के अंदर उठाया जाए, लेकिन चाइना अपनी वीटो पावर की मदद से उन मैटर्स को होने ही नहीं देता है। ये एक बड़ी बात है जिसके चलते चाइना अपनी पावर को अब्यूज करता है और इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। दोस्तों चाइना कभी नहीं चाहता कि इंडिया एक मेजर फोर्स बनकर सामने आए
उसके पीछे की वजह यह है कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है जहां पर चाइना का जो एक्सेस है वो बहुत पास पे है। साथ ही में चाइना ये भी जानता है कि हिस्टोरिकली इंडिया से बड़े विवाद रह चुके हैं। इंडिया की लोकेशन इंडो पैसिफिक के पास पड़ती है जहां पर इंडिया एक ग्रुप का भी हिस्सा है जिसे क्वाड कहते हैं, जिसके अंदर अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हिस्सा है। और आगे चलकर इस ग्रुप की जो ताकत है वो और मजबूत ना हो जाए, चाइना इस पर ध्यान दे रहा है। साथ ही में इंडिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है जिसकी रेंज में पूरा चाइना आता है, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया की पकड़ इस रीजन पर और मजबूत हो सके। दोस्तों, इंडिया का हमेशा से ये कहना रहा है कि 1945 में जब यूएनएससी का फॉर्मेशन हुआ था तब दुनिया की सिचुएशन अलग थी। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के घावों से उबर रही थी और आज दुनिया काफी प्रॉस्परस हो चुकी है। बहुत सारे देश अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, उसमें एक भारत भी है। और भारत चाहता है कि परमानेंट मेंबर्स की जो लिस्ट है उसे 5 से बढ़ाकर 6 कर देना चाहिए और भारत उसमें एक मजबूत दावेदार के तौर पे साबित होता है। साथ ही में इंडिया ये भी चाहता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो संख्या है उसे भी 25 या 26 कर देनी चाहिए। इससे ज्यादा देशों को अलग अलग समय में रिप्रेजेंटेटिव मिल पाएगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर कहते आए हैं कि यूएन में कुछ बड़े रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। मसलन आज की जो चैलेंजेस हैं उसके लिए यूएन महज एक कठपुतली के तौर पे काम करता है जिसने कोई फंक्शनल एक्टिविटी नहीं की है। हम एग्जाम्पल के तौर पे यूक्रेन रशिया वॉर को ही देख सकते हैं जहां पर वीटोस का इस्तेमाल किया गया और उससे कोई बड़ा कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आया। इजराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि किस तरह से यूएनएससी एक असफल बॉडी के तौर पे सामने आता है और इसमें कुछ बड़े बदलावों की जरूरत है जिसके पक्ष में ना सिर्फ भारत है बल्कि अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, यूके भी है और बाकी अदर देश भी हैं जो चाहते हैं कि यूएनएससी कुछ बड़े फैसले ले सके। लेकिन दोस्तों, जहां आज भारत जैसे विशाल देश को और बहुत ही ज्यादा हकदार देश को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने में दिक्कत आ रही है, इतिहास में ऐसा 2 बार हो चुका है जब हमें मौके मिले और हमने रिजेक्ट कर दिए। जब हमें मौका मिला कि हम यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकते हैं लेकिन हमारी भारतीय सरकार ने इस मौके को जाने दिया और उसके पीछे तब के समीकरण मौजूद थे। उस हिसाब से हमारे जो नेता हैं उन्होंने वही सही समझा कि हम यूएनएससी से दूर रहेंगे तो शायद उसमें ही हमारी बेहतरी है। एग्जाम्पल के तौर पे साल 1950 में अमेरिका ने इंडिया को एक न्योता दिया था। अमेरिका ने हमारे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि भारत चाहे तो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है, उसके बदले में हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि चाइना की जगह भारत यूएनएससी में शामिल हो सकता है। लेकिन हमारे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह महसूस हुआ कि चाइना यूएनएससी का मेंबर बनने के लायक है और उन्होंने ये भी सोचा कि अगर चाइना को भारत रिप्लेस करता है तो चाइना हमारा इमीडिएट नेबर है, वो नाराज हो सकता है और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक ऐसे समय पर जब देश अभी अभी आजाद हुआ है। इसलिए भारत ने इस विषय पर खुद कहा कि हम यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहते और चाइना को नाराज करके तो बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, इस बात का मेंशन तब की हमारी इंडियन एम्बेसडर विजय लक्ष्मी पंडित के लेटर्स में मिलता है। विजय लक्ष्मी पंडित और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। उन्होंने अपनी इन बातों को लेटर्स में मेंशन किया है कि किस तरह से अमेरिका ने 1950 में एक बड़ा प्रपोजल भारत के सामने रखा था, लेकिन भारत ने इस अपॉर्चुनिटी को ये कहकर जाने दिया क्योंकि वो चाइना को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, जल्द ही भारत के पास एक दूसरा मौका आया 1955 में जब सोवियत यूनियन ने भारत को ऑफर दिया कि वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है और इस बार चाइना को रिप्लेस भी नहीं करना था, यानी कि यूएनएससी में 6ठे परमानेंट मेंबर की बात कही जा रही थी। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यही लगा कि चाइना इससे नाराज हो सकता है, उसे ये लग सकता है कि भारत उसका मुकाबला करना चाह रहा है और उसे नाराज करना सही नहीं है। हमेशा से जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी वो चाइना को कोऑपरेट करके लेकर चलने की थी, लेकिन चाइना ने इसका सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया और हमने देखा कि 1960 के दशक में कि किस तरह से चाइना ने अचानक से भारत की पीठ पर चूरा पोका और हम पर अटैक किया। तब हुई इंडो-सीनो वॉर और उसके बदले में लद्दाख का एक बड़ा पार्ट चाइना ने अख्तियार कर लिया। तो इससे हमने सीखा कि किस तरह से हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते थे और चाइना ये जो बेवफाई है ये आज तक कर रहा है। हम देखते आ रहे हैं कि आज भी चाइना नहीं चाहता कि इंडिया यूएनएससी का पार्ट बने। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सही किया, इस वजह से भी क्योंकि उस वक्त भारत नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहा था।
यानी भारत किसी एक गुट के पक्ष में नहीं जाना चाहता था। 1950 में अमेरिका ने भारत को अपने पक्ष में करने के लिए यूएनएससी मेंबरशिप देनी चाहिए, वहीं 1955 में सोवियत यूनियन ने सेम चीज करनी चाहिए और भारत ने इन दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया, ये समझकर कि वो किसी एक गुट का हिस्सा बना तो इससे चलकर आगे आने वाले युद्धों में भारत पिस सकता है, और शायद उस वक्त यही करना सही था। लेकिन इसका कंक्लूजन ये हुआ कि एहसान फरामोश चाइना आज भी भारत का विरोध करता है कि वो परमानेंट मेंबर ना बन जाए। वो ये भूल जाता है कि एक वक्त भारत के पास ये मौका था कि वो उसकी जगह परमानेंट मेंबर बन सकता है, लेकिन भारत ने ये चाहा कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर एशिया में सामने आए, लेकिन उसका भी उसने कोई एहसान नहीं चुकाया और बदले में हमें युद्ध की आग में ढकेल दिया। और आज भी हम देखते आ रहे हैं कि चाइना ये चाहता है कि भारत आगे ना आए, भारत एक डोमिनेंट पावर ना बन पाए। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या यूएनएससी के अंदर कुछ बड़े बदलाव होंगे? क्या भारत भी एक वक्त में परमानेंट मेंबर बन पाएगा, या फिर इस पूरी बॉडी को ही एक तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई बड़े फैसले नहीं लेती? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।